बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 क्लास 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ये नई बुक है। नई बुक के मुताबिक जो भी चैप्टर्स हैं वो मैं साथ साथ तमाम वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। आइए पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। 4.1 न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके। आप न्यूमेरिकल पढ़ते जाइए और साथ साथ में डेटा को अंडरलाइन करते जाइए। उससे आपको गिवन डेटा मिलेगा और गिवन डेटा को देखते हुए आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपने क्या फार्मूला अप्लाई करना है। सो अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यानी एक 200 न्यूटन की जो फोर्स है, इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट। कार्ट कहते हैं रेडी को, छकड़ा जिसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जब वो फोर्स लगा रहा है कार्ट चलाने वाला, वो जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। यानी कहना ये चाह रहा है कि जो एक्स एक्सिस पे फोर्स लगी, यानी एक्स कंपोनेंट की फोर्स है, उसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो वर्टिकली यानी जो दूसरे एंगल पे फोर्स लगी एफ वाई, उसको हम एफ वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं क्विकली एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर इंस्टेंस आप इसको ये ले लीजिए कि ये एक कार्ट है, छकड़ा है कह लीजिए, ये जिसके अंदर हम लोग रेडी कहते हैं आमतौर पे। आप ये समझ लीजिए कि एक कार्ट है और इस कार्ट के दो पहिए, जिस तरह आप लोगों को मालूम है रेडी होती है। अब आप ये समझिए कि इसके अंदर बहुत सारा सामान होता है। इस सामान को ले जाने के लिए ये एक साहब जो हैं, फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स इसको पुश कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो ये पुश कर रहे हैं फोर्स, और इस तरह ज़मीन के साथ ये जो फोर्स बना रहे हैं, मैं इसको ज़रा तरतीब कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए कि एक किस्म का ये फोर्स यूँ लग रही है रेडी पे। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ज़मीन के साथ, ठीक है, ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमने ये x वाली फोर्स मालूम करनी है और एक y वाली फोर्स भी मालूम करनी है जो ज़मीन के साथ नहीं भी है। अच्छा, ये बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा लिखने के बाद आपको बआसानी समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसमें यहाँ पे लिखते हैं गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है। गिवन डेटा में हमने देखा था सबसे पहले अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गई 200 न्यूटन, ठीक है। इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना आ गया हमारे पास? एंगल आ गया थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, फोर्स कंपोनेंट। तो इसका मतलब हमें कह रहा है कि आप एफ एक्स, जो एक्स कंपोनेंट पे फोर्स लगी वो भी मालूम करें, और जो एफ वाई कॉम्पोनेंट यानी इस तरफ जो फोर्स लगी उसको भी मालूम कीजिए यहाँ पे। अच्छा, ये अगर आपने डेटा लिख लिया ना, ये बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ समझना है इसको। यहाँ पे हमने इससे पहले भी, या आप चैप्टर 5 में भी देखेंगे, इससे पहले भी आपने पढ़ रखा है। मैं आपको 2 फार्मूलाज बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। बस ये याद रखिएगा, जब भी फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल साइड पे लगती है, इसको हम कहते हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टल साइड पे फोर्स लगती है, इसके लिए फोर्स का फार्मूला आता है F इज इक्वल्स टू एफ एस कॉज थीटा, ठीक है। याद रखिएगा आप, यहाँ पे ये होता है एफ एस कॉज थीटा। ये हमने फोर्स के लिए फार्मूला यूज करना है। लेकिन अगर हमने ये फोर्स ज़मीन से हट के हो, ऊपर की तरफ हो, वर्टिकली हो, या ज़मीन से ऊपर की तरफ हो, तो इसको हम फर्ज करें y कहते थे, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे आप एफ एस साइन थीटा। बस यही एक फ़र्क है जो आपने याद रखना है, और यही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, देखते हैं एफ एक्स के लिए हम लिखेंगे, हम लिख लीजिए यहाँ पे, सिंस वी नो दैट, हमें मालूम है कि एफ एक्स जो होता है इज इक्वल्स टू होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास, यानी एफ एक्स कॉस थीटा, सॉरी, और इसी तरीके से हमारे पास आप दूसरा कह लीजिए एफ वाई जो होगा वो होगा एफ वाई साइन थीटा। ये हमारे 2
फार्मूलाज हैं, सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास वैल्यू जवाब आ जाएगा। एफ एक्स कंपोनेंट में लगने वाली फोर्स किसके बराबर होगी, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। सबसे पहले एफ है तो एफ हमारे पास आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एफ वाई इक्वल हो जाएगा, एफ एज इट इज 200 न्यूटन है हमारे पास, इंटू साइन थीटा की जगह 30 डिग्री। बस ये दो वैल्यूज पुट कीजिए, जवाब आ जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, वो आप नोट कर लीजिए। कॉस 30 डिग्री होता है हमेशा 0.866। इसको आप कैलकुलेटर से आसानी से यूज कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। इसी तरीके से 200 इंटू साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे 0.5। आपने सिंपली क्या करना है, एफ एक्स के लिए 200 को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 173.2, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। बिल्कुल इसी तरीके से एफ वाई वाली साइड पे जो फोर्स आप देख रहे हैं 200 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। यही दोनों अगर आप देखेंगे बुक में जाके देखिए तो इस न्यूमेरिकल के जो आंसर हैं वो यही हैं। आप ये देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 था 4.1, पहली फोर्स एफ एक्स है 173.2 न्यूटन और दूसरी एफ वाई है 100 न्यूटन। मैं क्विकली आपकी आसानी के लिए रिपीट कर देता हूँ। फोर्स एक 200 न्यूटन की फोर्स एक कार्ड पे लगा रहे थे एक साहब, ये मैंने लगाई फोर्स यहाँ पे, ये फोर्स उन्होंने लगाई, और जब वो कार्ड पे फोर्स लगा रहे थे तो एंगल कितना बन रहा था, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था जमीन के साथ, हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा था यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल का मतलब जमीन के साथ। ये देखिए एक किस्म का ट्राइंगल बन जाता है, आप खुद भी गौर कीजिए यहाँ पे। तो आपने वो कह रहा था कि आप एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्स को भी देखिए और वाई साइड पे जो लग रही है फोर्स उसको भी देखिए। तो हमें बड़े आसानी से हमने डाटा लिखा, फोर्स 200 न्यूटन थी, थीटा 30 डिग्री था, एफ एक्स मालूम करना है, एफ वाई मालूम करना था। मैंने बस आपको एक रूल बताया कि जो ज़मीन पे फोर्स लग रही होती है उसके लिए एफ कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा ये फार्मूला है, और जो हॉरिजॉन्टली नहीं लग रही होती, जो अपर साइड पे लग रही होती है वो एफ वाई, यानी कि वाई कॉम्पोनेंट एफ वाई साइन थीटा। बस आपने सिंपली ये फार्मूलाज यूज करने हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.86 से, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5। इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 173.2 और 100 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.2 की तरफ। अच्छा, इस पर ज़रा सा गौर कीजिएगा। ये वैसे आपको डायग्राम देखने के बाद शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। आप न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका वही है कि आप न्यूमेरिकल पढ़ते जाएं और साथ साथ में गिवन डाटा को अंडरलाइन कर लीजिए। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, कितनी फोर्स है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 300 न्यूटन, इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द नॉब ऑफ द डोर। ये एक डोर बना हुआ है आपके सामने, और नॉब यानी कि जो आप एक किस्म का जहाँ से डोर को पकड़ के खोलते हैं, जिसको आप लॉक भी कहते हैं, उसको नॉब कहा हुआ है यहाँ पे। इस नॉब पे फोर्स, यानी किसी ने यहाँ से इसको पकड़ा और पुश किया है, तो ये नॉब को फोर्स को पुश किया। तो जब नॉब पे फोर्स लगाई, इसको उसने कहा परपेंडिकुलरली, यानी कि परपेंडिकुलरली आपने देखा हुआ यहाँ पे इस तरफ से, यानी उसने फोर्स लगाई है परपेंडिकुलरली, दरवाजे को पुश किया। और इफ द नॉब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज, हिंज कहते हैं ये जो आमतौर पे दरवाजों में कब्जे लगे हुए होते हैं ना, इनको हिंज कहते हैं, जिसकी वजह से दरवाजा मूव करता है यहाँ पे। तो ये अगर यहाँ से लेकर इसका फासला 1.2 मीटर है, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड, हमने मालूम क्या करना है, टॉर्क मालूम करना है हमने, वो उसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये भी हम मालूम कर लेंगे। तो अब इसको देखते हुए हम अपना डेटा लिख लेते हैं। जब गिवन डेटा लिखेंगे तो हमें फार्मूला ढूंढना या फार्मूले के मुताबिक सवाल हल करना आसान हो जाएगा। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है, पहले वो नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा एक हमारे पास इसी डेटा में दिया हुआ है, फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। तो सबसे पहले आ जाएगा फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, कितनी है 300 न्यूटन, is applied perpendicularly at the knob of a door to open it as shown in the given figure, जो मैंने अभी आपको बताया। If the knob is 1.2 meter
अवे फ्रॉम द हिंज। नॉब का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने इसको आर से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे 1.2 मीटर्स, राइट। अब ये देखिए, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, आप अगर अपनी बुक की, इसी बुक के जो नई बुक है इसके पेज नंबर 83 पे जाइए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जो टॉर्क होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए एल लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, ये आप जरूर पढ़ लीजिए एक दफ़ा अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे ये जो है ना, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू आर, देयरफॉर मूवमेंट आर्म एल इज इक्वल टू आर के बराबर होता है। कि जब मूवमेंट आर्म जिसके जरिए से आप मूव कर होते हैं किसी चीज को, जो जो फोर्स लगा रहे होते हैं, उसको आर भी कहते हैं या एल भी कहते हैं। और जो टॉर्क मालूम करने का फार्मूला है वो होता है एफ मल्टीप्लाइड बाय एल। बस ये दो चीजें आप याद रख लीजिएगा कि एल जो होता है वो आर के बराबर भी होता है, या आप आर लिख लें या एल लिख लें। अलबत्ता टॉर्क मालूम करने का तरीका क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एल। अब आप ये देखिए यहाँ पे इन द नॉब ये आ गया अवे फ्रॉम दिस, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड। टॉर्क जो हमने अप्लाई करना है वो कितना है, वो हमने ये देखिए मालूम करना है। क्या करना है, मालूम करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी मैंने दिखाया भी है, मैं दोबारा लिख भी लूंगा, अलबत्ता आगे भी पढ़ लीजिए। और इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क। और जो टॉर्क जो है, टॉर्क इज, यूं लिख लीजिए, टॉर्क TORQUE, टॉर्क पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी हमें मालूम करना है यहाँ पे। तो अब बस आपके पास डेटा मौजूद है, एफ भी है, आर भी है, टॉर्क मालूम करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था फार्मूला जो होता है हमारे पास टॉर्क मालूम करने का, जो कि पेज 83 पे लिखा हुआ था, तो मैंने आपको अभी समझाया वो क्या था। यहाँ पे फार्मूला टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ, यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एल, मोमेंट आर्म। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूं, सिंस वी नो दैट, हमें मालूम है जो टॉर्क है वो इज इक्वल टू होता है फोर्स एफ मल्टीप्लाइड बाय आर या एल, एक ही बात है। अब आप सिंपल वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लीजिए। एफ की जगह हम लिखेंगे 300 और आर की जगह हम लिखेंगे 1.2। आप 300 को 1.2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 360। और जो ऐसा यूनिट है ना टॉर्क की, वो याद रखिए, वो है न्यूटन मीटर। अच्छा, ये न्यूटन में, वैसे आपको यहीं पे जहाँ पे हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मैं उसी जगह पे आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ये लिखा हुआ आ रहा है SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। तो लिहाजा टॉर्क को जब भी आप लिखेंगे तो आपने SI यूनिट क्या इस्तेमाल करनी है, न्यूटन मीटर। ये तो इसका एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, जिससे हमें पता लगा कि टॉर्क की वैल्यू कितनी है, न्यूटन मीटर। हमने ये भी बताना है इज टॉर्क पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसको जानते हैं कि ये कैसे बताएं। अच्छा, अब ये जानने के लिए कि टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके लिए पहले डायरेक्शन समझना जरूरी है। फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा ये कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिएगा। जब आप, जैसे आप घर के दरवाजे के सामने खड़े हैं और आप लॉक को पकड़ के दरवाज़ा परपेंडिकुलरली, यानी अंदर की तरफ आप कह लीजिए पुश करते हैं, तो दरवाज़ा जाहिर है आप यूं कीजिए कि यूं, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, दरवाज़ा। लेकिन जबकि आमतौर पर, पहले इसके लिए ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपको पता है कि अगर हम किसी, जैसे आपके घरों में घड़ी लगी होती है, तो अगर एक कोई घड़ी लगी हुई हो यहाँ पे और उसके अंदर आपने देखा 2 सुइयाँ होती हैं आमतौर पे, तो जो सुइयाँ हैं वो हमेशा इस तरफ मूव करती हैं, इस तरफ मूव करती हैं, जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। लेकिन ये इस तरफ तो मूव नहीं कर रहा नॉब को प्रेस करने से। अभी जो दरवाज़ा नॉब को प्रेस करने से मूव कर रहा है वो यूं मूव कर रहा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी कोई फोर्स यानी कोई चीज़ मूव करती है यहाँ पे, तो उसके लिए याद रखना है यहाँ पे कि उस केस में टॉर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, टॉर्क होता है पॉजिटिव।
तो लिहाजा आप यहाँ पे लिखिए, इसको इस तरह से लिख लेंगे, एज डोर will rotate anti-clockwise यानी क्योंकि दरवाजे की जो रोटेशन होगी, जो घूमेगा या अंदर जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज है, देयरफॉर जो टॉर्क है, टॉर्क है इज या विल बी पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। यहाँ पे बहुत ही आसान है, बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। टॉर्क इक्वल होता है F मल्टीप्लाइड बाय L, यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट आर्म, जिसको L से या R से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। और पॉजिटिव देखने के लिए, अगर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क पॉजिटिव है, अगर क्लॉकवाइज है तो टॉर्क नेगेटिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.3 की तरफ। बिल्कुल इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान। इसकी डायग्राम या स्टेटमेंट देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है, 2 weights आर हैंगिंग फ्रॉम ए मीटर रूल एट द पोजिशन एज शोन इन द गिवन फिगर। ये देखिए, गौर कीजिए, एक वेट ये है, ठीक है, जो कि 4 न्यूटन उसकी लिखा हुआ रहा है यहाँ पे, और एक वेट यहाँ पर मौजूद है। 2 वेट्स हो गए यहाँ पे। ये हैंग किए हुए हैं मीटर रूल के साथ, ठीक है। एक मीटर, आप इसको एक मीटर रॉड कह लीजिए, चलें, ठीक है, इसके साथ हैंग किए हुए हैं। अच्छा, इन द मीटर रूल, इफ द मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये एक ऐसा पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे आके ये जो रॉड है, ये जो रूल है, ये बैलेंस हो जाता है दोनों वेट्स के मुताबिक बैलेंस हो जाता है। जिस तरह तराजू नहीं होता कि कैसी जगह जहाँ पे आके आप तराजू को पकड़ते हैं तो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, उस तरह बैलेंस हुआ है। फाइंड द अननोन वेट, वो कहता है एक वेट तो आपको मालूम है, दूसरा वेट आपने, ये डब्ल्यू आपने मालूम करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझ लेनी है कि इस वेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, और इस वेट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर है। अब अगर आपने डायग्राम रीड कर लिया ना, तो फिर हम अभी डेटा लिखते हैं, आपको फिर आसानी से समझ आ जाएगा कि हमें मालूम क्या करना है और हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। ये बुक नंबर, आपकी नई बुक के पेज 103 पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, 2 weights आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजिशन एज शोन इन द फिगर। इफ द मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट दिस, फाइंड द अननोन वेट्स। तो अब यहाँ से देखिए हम डेटा लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन आ रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लिखता जाता हूँ। देखिए यहाँ पे वेट 1 कितना है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इसको हम कह लेते हैं वेट 1। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 4 न्यूटन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गिवन डेटा क्या क्या है, आइए उसको नोट करते हैं। गिवन डेटा है वेट 1, W1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? ये देखिए 4 न्यूटन। इसी तरीके से हमारे पास इस वेट 1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर। मैंने इससे पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया था, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यानी कि जो यहाँ पे आपने मूवमेंट आर्म है, उसको यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हैं R से। क्योंकि ये वेट 1 के साथ है, इसलिए हम इसको R1 कह देंगे। R1 कितना है यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर्स। बट आप यहाँ पे याद रखिए, सेंटीमीटर जिस तरह हमारे पास वेट दिया होता था ना ग्राम्स में, और हम उसको किलोग्राम चेंज करते थे, इस तरह यहाँ पे भी R1 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम मीटर्स में चेंज करेंगे। और मीटर में चेंज करने के लिए आप जब किसी भी नंबर को सेंटीमीटर से चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0.3 मीटर। ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें ये लिखना चाहिए। तो R1 कितना आ गया? 0.3 मीटर। अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास W है, यानी सेकंड वेट है, ये हमें मालूम नहीं है, ये हमने मालूम करना है, यानी W हमने मालूम करना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे W हमने मालूम करना है, और साथ में गिवन क्या है। लेकिन आप ये देखिए, इसी तरह इस वेट से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस है ना, वो हमारे पास गिवन है, जिसको हम R2 कहेंगे, क्योंकि ये वेट 2 के साथ है। तो इसको हमने कहा R2। ये कितना आ रहा है? 40 सेंटीमीटर।
मीटर। वंस अगेन ये भी सेंटीमीटर में गिवन है तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको हम चेंज करते हैं मीटर में, 40 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आपने इसको चेंज किया तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 0.4 मीटर्स। अब आप ये ज़हन में रख लीजिए, हमारे पास वेट 1 भी गिवन है 4 न्यूटन, R1 भी गिवन है 0.3 मीटर्स, W2 यानी कि हमें दूसरा वेट है वो मालूम करना है W, और R2 भी गिवन है 0.4 मीटर्स। यहाँ पे वो 0.3 था, ये 0.4 मीटर्स है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जब टॉर्क का टॉपिक कवर करेंगे ना और इसके प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्क पढ़ेंगे तो मैं आपको वैसे दिखाता हूँ आपकी बुक के ये पेज नंबर 87 पे ना, यहाँ पे देखिए तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ पे। जब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है ना, इसका सिंपल रूल ये होता है कि जो भी अगर बॉडी बैलेंस्ड है ना, जिस तरह ये बैलेंस थी जैसे हमने क्वेश्चन में भी देखा, तो जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके बराबर होता है। इसको मैं आसानी से यूं लिख सकता हूं कि जो टॉर्क 1 है वो टॉर्क 2 के बराबर होगा। लेकिन इसको लिखने के लिए तरीकाकार ये इस्तेमाल करते हैं, सिंस चूंकि मीटर, ये याद रखिएगा, इसको लिखना भी आपने इसी तरह, सिंस मीटर रूल इज बैलेंस्ड, क्योंकि जो मीटर रूल है वो क्या है, बैलेंस है। देयरफॉर, इसलिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना टॉर्क 1, अगर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, ये जो टॉर्क 1 प्रोड्यूस होगा ना, टॉर्क 1 जो प्रोड्यूस होगा वो इक्वल होगा टॉर्क 2 के। ये आपने याद रखना है। अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है, F मल्टीप्लाइड बाय R या F मल्टीप्लाइड बाय L। तो याद रखिए जो F होता है ना वो W के बराबर होता है। F इज इक्वल टू हमेशा फोर्स होती है वो वेट के बराबर होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई दफ़ा। तो लिहाजा इसका जो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे टॉर्क 1 का, क्योंकि हमारे पास वेट गिवन है तो हम लिखेंगे टॉर्क 1, इसको बेशक यूँ लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू W1 मल्टीप्लाइड बाय R1। R या L एक ही चीज़ है, मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका। इसी तरीके से इज इक्वल्स टू जो टॉर्क 2 होगा वो जाहिर है हमारे पास यहाँ पे अब W2 की जगह W लिखा हुआ आ रहा है, तो W मल्टीप्लाइड बाय R2 याद रख लीजिए, ये हमारा पूरा वैल्यू बन जाती है। यानी मैं अगर आप कहूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, टॉर्क 1 की जगह मैंने लिखा W1 मल्टीप्लाइड बाय R1 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2 की जगह हमने लिखा W मल्टीप्लाइड बाय R2। बस अब आपके पास W1 भी गिवन है, R1 भी गिवन है, W मालूम करना है, R2 भी गिवन है। तो W1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय R1 की जगह हमारे पास कितना मौजूद है यहाँ पे जी 0.3 इज इक्वल्स टू W एज इट इज लिखा रहेगा क्योंकि हमने मालूम करना है, मल्टीप्लाइड बाय R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.4। बस आप सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पे W हमने मालूम करना है तो यूं कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 एज इट इज इक्वल्स टू W एज इट इज। यहाँ पे 0.4 इधर से भी डिवाइड कर दीजिए, इधर भी डिवाइड कर दीजिए, तो जाहिर है यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे W। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको सिंपल सॉल्व करें, W आ जाएगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करके 0.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन्स। आप इसके लिए कैलकुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आप 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए 0.4 से, तो 3 न्यूटन आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अब मैं आपको सिंपली यानी जो मालूम कर रहा था ना हमने बुक के मुताबिक, तो हमने ये W मालूम करना था, ये हमने कितना निकाल लिया, ये हमारे पास आ रहा है 3 न्यूटन्स, यानी ये 3 वेट 3 न्यूटन है। तो अब हम आसानी से इसको पढ़ेंगे, ये वेट अगर 4 न्यूटन हो और ये वेट अगर 3 न्यूटन हो और ये 30 सेंटीमीटर हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और ये 40 सेंटीमीटर तो हो, तो ये बैलेंस रहेगा सारा, और जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है हमने देख लिया वो इक्वल होता है। तो यही हमारा इसके अंदर आंसर भी है। अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ 3 न्यूटन्स, राइट।